हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय हिंद भाई, क्या हाल चाल है सभी के। चलिए जी, आज अमली जामा पहना देते हैं कंजक्शन चैप्टर को। आज हमारा तीसरा क्लास है कंजक्शन का, और बहुत डेप्थ में हम लोग इस चैप्टर को लेके चल रहे हैं। एक एक पॉइंट बारीकी से इसका हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं। काफ़ी सारे टाइप हमने कर लिए हैं, है ना। तो अब हम आज नए टाइप की तरफ मूव करेंगे। कल मैंने आपको सो दैट सो एज वाला बता दिया था। आज हमारा टाइप 15, ये अभी कल नहीं हुआ था, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो टाइप 15 से आज हमारी शुरुआत होगी। पहले हम लोग टाइप 15 को पढ़ेंगे, और इधर है हमारा टाइप 16, फिर उसके बाद फिर टाइप 17, फिर टाइप एज सुन एज तो मैंने कल करा दिया था टाइप 18, फिर टाइप 19 और टाइप 20, टाइप 21, टाइप 22, टाइप 23। हाँ, चलो जी। तो पहले भाई लोगों, मैं आप लोगों को एक काम करता हूं। जो टाइप बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, है ना, जिनको देख के आपको मजा आ जाएगा, पहले मैं वो करा देता हूं। टाइप 21 कराता हूं। हम्म, हाँ। अच्छा, न्यू स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं। हाँ, क्या कि मैं कहाँ से पढ़ूं। अच्छा 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 अच्छा। संकल 1.0 में कहाँ से पढ़ें। हम्म। चलिए, उसका ना अभी लास्ट के 5 मिनट में बता देंगे, है ना। डिस्क तुम ये यहाँ से खोल देना इसको, है ना, तब मैं सुन। ठीक है भाई, लास्ट के 5 मिनट का वेट करना। लास्ट के 5 मिनट में बताऊंगा जिनका एग्जाम नवंबर में है, ठीक है। तो उनको अगले 30 दिन में कहाँ कहाँ से पढ़ना है ना। तो अभी हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। टाइप 21 से उठाने का तरीक क्यों उठाया मैंने, 3 टाइप कराऊंगा पहले मैं, 21, 22, 23, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएंगे आप लोगों के, तो साथ के साथ ही कवर करते चलेंगे, है ना। जिनमें डेप्थ लगेगी उनको भी थोड़ी देर में लेंगे। एज इफ एज दो, मेरे भाई, ये दोनों कंजक्शन का मतलब होता है मानो की जैसे। जब हम किसी चीज को मान रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इनके आने से जो आगे वाला क्लॉज है वो क्या हो जाएगा, अनरियल हो जाएगा। एज इफ एज दो के बाद जो आने वाला क्लॉज है वो अनरियल हो जाएगा। पेपर में ये बहुत आता है क्वेश्चन। दीज कंजक्शन शो अनरियल कंडीशन, द क्लॉज गिवन आफ्टर दीज कंजक्शन शुड बी अनरियल। मैंने लिखा भी है यहां पर, ठीक है। जैसे कि पहला सेंटेंस, यू वॉक ऑन द रोड, तुम रोड पे ऐसे चलते हो मानो कि जैसे रोड तुम्हारी हो। देखिए, एज इफ के पहले वाला क्लॉज कैसे लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाद वाला क्लॉज हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ही टॉक्स टू यू, वो तुमसे बात करता है मानो कि जैसे, एज इफ एज दो, मानो कि जैसे वो तुम्हें जानता हो। तो इसके बाद वाला क्लॉज पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये वाला क्लॉज अनरियल होता है, और अनरियल हमेशा पास्ट में आता है। नेक्स्ट, शी इज टॉकिंग टू यू, वो तुमसे ऐसे बात कर रही है मानो कि जैसे वो तुम्हारी बॉस हो। तो इसके बाद वाला क्लॉज हमेशा अनरियल होता है। तो इसलिए अनरियल स्टेटस में हम लोग क्या लगा देते हैं, वर्ड लगा देते हैं। चलो जी, एक एग्जांपल मेरी तरफ से लिखो। दे बिहेव एज इफ दे गैप सुपीरियर। ऑप्शंस हैं, ए आर, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी वॉज। इन चारों में से आपको ऑप्शन उठाना है,
फिर एक और एग्जांपल ले लेंगे। ही स्पेंड्स मनी एज दो, मानो कि जैसे, ही गैप रिच। ऑप्शन ए इज, आर, वॉज, वर। ये बैठेगा इसका। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं भाई। अब आइएगा आप। दे बिहेव, वो ऐसे बिहेव करते हैं मानो कि जैसे वो क्या हो, सुपीरियर हो। तो मानो कि जैसे, इसका मतलब अनरियल है, तो अनरियल में भाई सीधा सीधा क्या आएगा, वर। वो ऐसे पैसा खर्च करता है मानो कि जैसे वो रिच हो, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, वर। वर ये तो सिंगुलर है, फिर भी हम वर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अनरियल स्टेटस में मैंने आपको 10th चैप्टर में पढ़ाया है कि हमेशा वर ही आता है। ठीक है, और अनरियल कैसे बनेगा, एज दो। इसके बाद वाला एज इफ, एज दो के बाद वाला क्लॉज अनरियल होता है। ठीक है, चलिए जी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, बोथ का पेयर किससे बनता है, तो भैया बोथ का पेयर बनता है एंड से, क्योंकि बोथ का मतलब होता है दो, तो एक और एक होते हैं दो। ऐसे ही कभी बिटवीन का पेयर अगर आपसे पूछ ले, तो बिटवीन का पेयर भी एंड से बनता है, क्योंकि बिटवीन भी दो के लिए आता है, तो एक और एक दो। ठीक। ही लव्स बोथ हिज डॉटर, अलोंग विद नहीं आएगा, अब यहां पर उसने बोथ दे दिया, तो बोथ के साथ क्या आ जाएगा, एंड का इस्तेमाल होगा, ना कि अलोंग विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल टेक अ बोथ, मैं लूंगा क्या, आई विल टेक बोथ, ए नहीं आएगा, आई विल टेक बोथ अ पेंसिल, ये आर्टिकल यहां पे था, एक पेंसिल, और का मतलब है दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से एक नहीं, दोनों लेगा, तो एंड अ पेन, अ पेंसिल एंड अ पेन। बोथ रहीम एज वेल एज, तो भाई बोथ का पेयर एज वेल एज से नहीं बनेगा, बोथ का पेयर बनेगा एंड से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ रिंकी टुगेदर विद हर फ्रेंड, गलत, टुगेदर विद तो आएगा नहीं, सीधा आ जाएगा एंड। ठीक है, चलिए सिंपल था ये भी। टाइप 23, एज और लाइक में क्या फर्क होता है, देखिए अभी हम इसको एक नजरिए से पढ़ रहे हैं सिर्फ, क्या कि एज जो होता है वो कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहां पर, और जो लाइक है वो प्रपोजिशन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए, ही डज लाइक ऑब्लिक एज आई से, अब आई मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये तो हो जाएगा क्लॉज, और मेरे भाई प्रपोजिशन अपने पीछे क्लॉज लेती नहीं है, तो कंजक्शन ही अपने पीछे क्लॉज लेता है। ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि मार्केट जाओ और कुछ फल वहां से खरीद के लाओ, जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंजेस नाउन, मैंगोज नाउन, एप्पल्स नाउन, तो सारे नाउन है, तो प्रपोजिशन के पीछे ही क्या आता है, या तो नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। एज ऑब्लिक लाइक ही, एज ऑब्लिक लाइक ही इज एन एक्सपीरियंस टीचर, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, क्लॉज, और क्लॉज को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि लाइक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है मेरी तरीके से, तो शी इज वर्किंग एज नहीं, क्योंकि ये मी क्या है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, और प्रोनाउन किसके साथ आता है, प्रपोजिशन के पीछे आता है। ठीक है भाई, चलिए जी, तो ये बिल्कुल आसान हो गया। इसमें मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, यहां तक सबका डाउट दूर हो गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाता हूं वो वाले टाइप जो हमने अभी इसमें छोड़े हैं। चलिए एक एक करके उठा देते हैं। 20 टाइप, टाइप नंबर 20, वैन और वाइल में क्या फर्क होता है भाई, आज करेंगे वैन और वाइल का सारा खेल दूर, सारी डाउट दूर कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा जो इसमें मैंने नोट्स में नहीं लिखी है, अब मैं अलग से लिख रहा हूं उसको। क्या कि मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि जो वैन होता है वो हमेशा किसके रूप में यूज होता है, कंजक्शन के रूप में यूज होता है। जी भैया, इसमें तो हमें कोई समस्या नहीं है, आपने क्लियर कर दिया कि वैन हो गया कंजक्शन, तो सीधी सी बात है ये अपने पीछे। अच्छा, वैन आता किसके लिए है, टाइम के लिए आता है, ये तो हर बच्चा जानता है, जैसे वेयर आता है प्लेस के लिए, तो वैन आता है टाइम के लिए, जी ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, वैन कंजक्शन है तो अपने पीछे क्या लेगा भैया, क्लॉज लेगा, सीधी सी बात है।
जी क्लियर है। लेकिन वाइल जो है ना, ये थोड़ा सा अलग है। वाइल जो है दोस्तों, ये प्रेपोजिशन का भी काम करता है, और इसका एसएससी में अभी 2024 में सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया था इसका क्वेश्चन, ठीक है। और ये कंजक्शन भी होता है। तो प्रेपोजिशन होगा तो अपने पीछे क्या लेगा, नाउन या प्रोनाउन। जिरेंड वगैरह भी इसी के पीछे आता है। और कंजक्शन होगा तो अपने पीछे क्या लेगा, क्लॉज। जी भैया, अब हमें डाउट क्लियर हो गया है बिल्कुल, कि वाइल का खेल कुछ भी हो सकता है, प्रेपोजिशन के रूप में भी हो सकता है और कंजक्शन के रूप में भी हो सकता है। तो भैया वैन कंजक्शन है, वाइल भी कंजक्शन है, यहां तक तो समझ में आता है जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये प्रेपोजिशन का खेल थोड़ा सा समझ नहीं आया, आप इसका कोई एग्जांपल दे दो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा और में मजा ही आ जाएगा। चलिए जी, एग्जांपल दे के समझाता हूं आपको किस टाइप का क्वेश्चन एसएससी ने उससे आपसे पूछा था। क्वेश्चन भाई मेरे ये था, ऑप्शन ए व्हेन, ऑप्शन बी बिकॉज, ऑप्शन सी वाइल, ऑप्शन डी ऑल्दो। चलिए, अभी हर बच्चे का डाउट जो है वो दूर हो जाएगा। बताइए क्या आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जाते समय मैं आई केम अक्रॉस, देखिए एक फ्रेजल वर्ब आती है केम अक्रॉस, यानी कि कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली, अचानक से किसी से मुलाकात करना। मेरे भाई गोइंग यहां पर क्या है, जिरंड है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है ना, सीधा सीधा नाउन है ये, जिरंड है। तो जिरंड किसके बाद आता है, प्रपोजिशन के बाद आता है। कंजक्शन कंजक्शन कंजक्शन, तो एक ही है वर्ड जो यहां पर प्रपोजिशन का काम करेगा, वाइल गोइंग। सर आपके पिक्चर मेथड्स में पढ़ने में मजा आता है, तभी तो मैं संकल्प बैच में पिक्चर मेथड का ज्यादा इस्तेमाल करता हूं बाबू। हाँ तो ये तो क्लियर हो गया ना, तो भैया अब किसी बच्चे को वाइल वाला केस डाउट में नहीं आएगा जो हमने यहां तक सिखाया है। चलिए, तो प्रपोजिशन बता दिया, अब आ जाओ, अब कंजक्शन के रूप में पढ़ते हैं कि व्हेन और वाइल जब कंजक्शन होते हैं तब इनमें क्या फर्क है। पहले व्हेन, इट इज यूज्ड विद एज, जब आपको एज उम्र बतानी हो, समय बताना हो, या इंटरप्टेड एक्शन, मतलब जब कोई काम अचानक से हो जाए बीच में, उसे कहते हैं इंटरप्टेड एक्शन। वाइल, इसका मतलब होता है जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक है जान। इट शोज कॉन्टिन्यूस एक्शन, कॉन्टिन्यूस का मतलब है जब कोई काम लगातार चल रहा हो। और ये दो विपरीत क्लॉज को भी जोड़ता है, विपरीत क्लॉज को व्हेन नहीं जोड़ता, वाइल जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एक बच्चा था तो मैं फुटबॉल खेलता था, जब मैं एक बच्चा था, तो ये एज बता रहा है जब मैं बच्चा था, तो यहां पर वाइल तो नहीं आ सकता, क्या हो जाएगा, व्हेन आ जाएगा। इट वॉज 10 o'clock, 10 बजे थे जब वो आई, जब वो आई मतलब टाइम की बात कर रहा है, यहां उसने एज की बात कर दी, यहां उसने टाइम की बात कर दी, तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें भी, व्हेन शी केम टू ऑफिस, जब वो ऑफिस आई। आई वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था, जबकि, नहीं सॉरी, देखिए ये दिखना इंटरप्टेड एक्शन, ये तो तुम्हें सबको समझ में आ गया होगा सर, एज और ये वाला, ये इंटरप्टेड एक्शन में ज्यादातर बच्चों को डाउट होता है। देखो सपोज करो पास्ट में या प्रेजेंट में कहीं पे भी कोई काम लगातार चल रहा है,
ठीक है, और उसी समय कोई अचानक से कोई काम हो जाए, जैसे मैं आपको भाई मैं खेल रहा था, अचानक से वहां पर कोई आ गया, तो जब उसी समय कोई आया तो इंटरप्टेड एक्शन हो गया। तो जब काम लगातार चल रहा हो और उसके बीच में कोई घटना हो जाए तो वहां उसके लिए हम लोग व्हेन कंजक्शन का यूज करते हैं। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, जब अचानक से कोई आया तो व्हेन somebody knocked at the door। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था जबकि मेरा भाई खेल रहा था। अब इसमें इंटरप्टेड एक्शन नहीं है, इसमें क्या है, एक तरफ कोई काम घट रहा है, दूसरी तरफ दूसरा काम घट रहा है। जब दोनों तरफ दोनों काम हो रहे हो तब हम यूज करते हैं वाइल, लेकिन जब एक तरफ कंटिन्यू हो और एक तरफ अचानक से कोई एक्शन हो तब यूज करते हैं व्हेन। तो यहां दोनों तरफ दोनों काम कंटिन्यूटी में है तो वाइल हो जाएगा, ठीक है। कुछ बिल के फेवर में है और कुछ विपरीत हैं। तो जबकि, जबकि का मतलब है कि कुछ लोग फेवर में है कुछ लोग विरोध में है, तो इसे हम लोग कहेंगे वाइल। तो विपरीत बातों को जोड़ने के लिए आप वाइल का इस्तेमाल करते हो। जब तक जान है तब तक जहान है, जब तक, तो जब तक जान है, वाइल देर इज लाइफ देर इज होप, ठीक है। एज लॉन्ग एज, जब तक जान है तब तक जहान है। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इस पे। ये दो आपको फ्रेज मिलेंगी, इनमें बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में आता है। अगर इट वॉज प्लस टाइम दिया हो, सिर्फ टाइम, तो सीधी सी बात है कि कंजक्शन लगेगा व्हेन। लेकिन इट वॉज टाइम अगर दिया हो बट टाइम सीधा ना देके उसको एगो में कन्वर्ट कर दिया गया हो, तो बच्चा पेपर में टाइम सोच के व्हेन मार देता है, जबकि एगो को ध्यान में रखते हुए दैट आएगा। भैया ये क्या बताया आपने, समझो। जब आपको टाइम दिया होगा, सिर्फ टाइम, तो टाइम के लिए व्हेन मारोगे, लेकिन टाइम को एगो में कन्वर्ट कर देगा अगर, मतलब है तो टाइम ही बट एगो, टाइम वर्ड देगा तो व्हेन और एगो देगा तो दैट लगा देना। जैसे ये 2015 की बात है, जब वो इंडिया आए थे, तो सीधा सीधा हमें टाइम दे रखा है, तो ये आ जाएगा व्हेन। लेकिन जब उसको एगो में कन्वर्ट कर देगा तो ये हो जाएगा आपका वाइल, सॉरी वाइल नहीं, दैट। बस ये फर्क ध्यान रखना। अब अगर मैं कहूं इट वॉज 2 days अगो, ये 2 दिन पहली बात है, तो एगो दे दिया तो दैट आ जाएगा। अगर मैं कहूं इट वॉज संडे, संडे बोल दिया, अब एगो नहीं बोला, तो आ जाएगा आपका व्हेन, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि एगो होगा तो दैट और टाइम होगा तो व्हेन। ये टाइप भी आपका पूरा हो गया, टाइप 20। अब आते हैं टाइप 19, जो कि बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। पेपर में क्वेश्चन आता है बट सीधा सीधा पता है किसके ऊपर आता है, कि रादर और अदर का पेयर किससे बनता है, देन से बनता है। क्या काम है इनका, चॉइस या प्रेफरेंस दिखाना। एल्स का पेयर बट से बनता है, और यहां बट का मतलब होता है के सिवाय, मतलब एक्सेप्ट। एग्जाम्पल, इट इज नथिंग एल्स, ये कुछ नहीं है बट, बट अ ट्रिक। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे भैया बट का मतलब तो एक्सेप्ट होता है, अगर मैं यहां एक्सेप्ट लगा दूं, गलत। एल्स का पेयर एक्सेप्ट से नहीं बनता, बट से बनता है। तो एक्सेप्ट मीनिंग है बट लगा मत देना इसको। तो इसका हिंदी अर्थ सुनो, इट इज नथिंग एल्स, ये कुछ नहीं है, केवल एक चाल है जो तुम्हारे ऊपर चली गई है, ठीक है। ही वुड रादर स्टडी, अब रादर का पेयर पेपर में पता क्या दे देगा, बट दे देगा, लेकिन तुम्हें लगाना है देन। ही वुड रादर स्टडी देन प्ले, तो वो खेलने की अपेक्षा पढ़ना पसंद करेगा। तो चॉइस आ गई ना, खेलेगा नहीं पढ़ेगा। ये नथिंग एल्स बट, किसी ने नहीं लेकिन उसके एरोगेंस ने उसे बर्बाद किया। आई कैन डू एनीथिंग अदर देन, मैं उस कंपनी में काम करने के अलावा कुछ भी कर सकता हूं। तो अदर का पेयर भी देन से बन रहा है और रादर का पेयर भी देन से बन रहा है। तो बस ये अदर का पेयर, रादर का पेयर देन से, और एल्स का पेयर बट से, बस ये था इसमें, और कुछ भी नहीं था। अब आते हैं टाइप 17 के ऊपर। इफ इन केस सपोजिंग, क्या है इसमें भैया, इफ इन केस और सपोजिंग के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है मेरे भाई। यहां तक एक बार कंफर्म कर दो कि भैया क्लियर है, कोई डाउट हमें नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे भाई।
हाँ जी भाई, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो कि भैया यहां तक कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। चले भाई अगले टॉपिक पे, इफ, इन केस और सपोजिंग। भैया इनमें क्या फर्क है, ये कंजक्शन कहां कहां यूज होते हैं? तो चलिए पिक्चर मेथड से आपको समझाने की हम करते हैं कोशिश। पहले पिक्चर मेथड को पकड़ लेते हैं। देखिए मेरे भाई, जब आप इन तीनों कंजक्शन को यूज करते हो, इफ, इन केस, यूं कह दो कि इफ लिखो या इन केस लिखो या लिखो सपोजिंग, इन तीनों का अर्थ एक ही है। इन तीनों का हिंदी में अर्थ होता है यदि, और ये कंडीशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? इनका इस्तेमाल तभी होगा जब ये कोई कंडीशन दिखाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस में एक तरीके से हम कहते हैं आते हैं, ठीक है, कि यदि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, यदि तुम पढ़ोगे तो यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, है ना। तो कंडीशन दिखाते हैं ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये अपने पीछे हमेशा क्या लेते हैं? तीनों के तीनों क्लॉज लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लॉज। इसमें कंडीशन, और दूसरे वाला जो क्लॉज होगा इसमें भैया क्या आएगा? जो क्लॉज नंबर 2 होगा, ये क्लॉज 1 हो गया, ये क्लॉज नंबर 2 हो गया, तो दूसरे क्लॉज में क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक? किसी के मन में कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से फटाफट। टू ऑफ दीज क्लॉज आर नॉट यूज्ड विद ईच अदर। अच्छा, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, ये यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आओ एक बार फिर से, इफ, इन केस, सपोजिंग, दीज आर द कंजक्शन दैट शो कंडीशन। लो जी भैया, लिख दिया हमने जो कंडीशन दिखाते हैं। इफ इज इक्वल टू इन केस इज इक्वल टू सपोजिंग, एक दूसरे से आपस में बराबर है। इनमें से कोई भी दो कंजक्शन एक साथ नहीं आते, जैसे इफ इन केस या सपोजिंग इफ, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, सुपरफ्लस हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे इफ का पेयर हम लोग देन से बना देते हैं, किसी से नहीं बनेगा। तो इनमें किसी का पेयर भी नहीं बनता, इसीलिए कोरिलेटिव भी नहीं होता इनमें से, है ना। पेयर नहीं बनता, जैसे नो सूनर का देन से बनता है। अब जैसे आ जाओ, इफ यू आर इंडस्ट्रियस, अगर तुम मेहनती हो तो तुम एग्जाम को पास कर लोगे। तो ये तो कंडीशन है ना, मेहनत करोगे, और ये हो गया आपका रिजल्ट, है ना। चलिए, सपोजिंग इफ यू गेट सेलेक्टेड, अगर मान लो कि तुम सफल हो जाओ, मान लो, मान रहा है ना, कंडीशन है, तो दो एक साथ तो नहीं आएंगे। या तो इफ को रख लो, सपोजिंग को हटा दो, यहां जरूरी नहीं है रिमूव इफ होगा, कोई से एक हटा दो। इन केस इट विल रेन, अब इन केस तो आ गया, मान लो यहां इफ भी आ जाता, वो भी बात एक ही थी। इन केस, इफ, सपोजिंग, ये अपने बाद वाले क्लॉज में क्या पैदा करते हैं? कंडीशन। और मैंने एक बात बताई है आपको, जिस क्लॉज में भी कंडीशन हो उस क्लॉज में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता है। कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा, ये हम टेंस में भी पढ़ चुके हैं, कंडीशनल सेंटेंस में। अब यहां तक तो भैया हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बट ये नया लफड़ा क्या पैदा हो गया इन केस ऑफ का, इसको जरा समझा दो। ये थोड़ा तंग करेगा, और मेरे होते हुए तुम्हें तंग कर जाए तो फिर मेरे पढ़ाने का भाई कोई फायदा नहीं है। ध्यान से सुनना, इफ, इन केस और सपोजिंग, मैंने कहा ये तीनों कंजक्शन है, और तीनों के बाद क्या आएगा? क्लॉज आएगा। जी भैया, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो ये इन केस ऑफ है, अब कई बच्चे तो तुरंत ही समझ गए होंगे, ऑफ लगते क्या खेला हो चुका है। किस किस के दिमाग में आया? हाथ खड़ा करो। चलिए, तब तुरंत माइंड में आया कि भैया ये तो ऑफ लगती, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, तो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? क्लॉज लेता नहीं। प्रपोजिशन अपने पीछे क्लॉज नहीं लेता। चैप्टर का शुरू में हमने बेसिक्स इतना डीपली इसीलिए तो पढ़ा था, या तो नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा, या फ्रेज आएगा, बस यही तो पॉसिबल हो सकता है। तो ये है फर्क, ये तीनों आएंगे तो क्लॉज आएगा, और ये आएगा तो यहां नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज आएगा। भैया मीनिंग में अंतर नहीं, यदि इसका भी कंडीशन ये भी देता है, और यदि यहां भी है, मीनिंग सेम है, बस फर्क ये है ये कंजक्शन है और ये प्रेपोजिशन है। पिक्चर मेथड से सब क्लियर हो जाता है। आओ, अब मुझे एक बात बताओ भाइयों बहनों, हैवी रेनफॉल तो अपने आप में क्या है? एक फ्रेज है, और फ्रेज अपने पीछे प्रपोजिशन के साथ ही तो आएगा, तो इसलिए यहां इन केस ऑफ आया।
और मैंने लिख दिया इन केस कंजक्शन है, इन केस ऑफ प्रेपोजिशन है। इफ इन केस सपोजिंग क्लॉज लेते हैं, और इन केस ऑफ अपने पीछे क्या लेता है, फ्रेज, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ये है कहानी। इन केस ऑफ हिज लेजीनेस, अब यहां पर हिज लेजीनेस अपने आप में भैया क्या है, भैया ये तो अपने आप में फ्रेज है, तो फ्रेज के साथ हम क्या यूज करेंगे, इन केस ऑफ यानी कि प्रेपोजिशन। इन केस क्या है, इन केस ये है कंजक्शन, तो यहां पर ये क्या है, क्लॉज, ये है। ठीक है बाबू, लो जी और ले लो 2 एग्जांपल। ये तुम करके बताओ जल्दी से क्या आएगा यहां पर। बताओ, पहला बताओ, दूसरा बताओ। वैसे तुमने देख ही लिया होगा, हर रूड बिहेवियर, ये तो हो गया फ्रेज, और इसके साथ हम लगाएंगे इन केस ऑफ, और यहां आ जाएगा इफ, इन केस, कोई सा भी आ जाएगा क्योंकि ये है क्लॉज। ठीक है भाई, तो भैया अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आपने पूरा बता दिया हमें अच्छे से कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब आते हैं अनटिल और अनलेस, तो मतलब ना जाने ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जहां ये दुनियादारी में ना आता हो, सभी जगह इसका जो है देखने को मिलता है यूज। ठीक है भाई लोगों, अनटिल वर्सेस अनलेस, भैया थोड़ा सा आसान आराम से समझाना क्योंकि ये टॉपिक हमें बहुत परेशान करता है। ठीक है, हाँ जी भाई, चलिए, तो भैया हम आपको बहुत डीपली और स्लोली पढ़ाएंगे ताकि आज के बाद अनटिल अनलेस के दर्द सारे खत्म हो जाए। पिक्चर मेथड जिंदाबाद। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले समझो, जो ये अनलेस और अनटिल कंजक्शन है ना, इनकी 2 बातें सीख लो। पहली, ये हमेशा तब यूज होंगे जब आगे कोई क्लॉज होगा। यहां क्लॉज हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बाद हमेशा ये क्या लेंगे, क्लॉज लेंगे। जी क्लियर है बात, दोनों क्या यूज कर रहे हैं हम, कंजक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं। एक चीज और, ये दोनों निगेटिव हैं, तो इनके बाद आने वाले क्लॉज में कोई दूसरा निगेटिव नहीं होना चाहिए। भैया अगर यहां निगेटिव आ गया चल जाएगा, यहां निगेटिव आ गया नहीं चलेगा। भैया इस क्लॉज में विल और शैल आ गया, चल सकता है क्या, कभी नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये क्या शो करते हैं, कंडीशन, और कंडीशनल क्लॉज में कभी भी विल और शैल का इस्तेमाल भाई नहीं करते हैं, तो ना तो निगेटिव आएगा ना विल शैल आएगा। बस इतना सीख लो। भैया आपकी सारी बात जायज है, हमने सीख लिया कि अनटिल अनलेस निगेटिव होते हैं तो बाद में कोई निगेटिव नहीं आएगा, कंडीशन दिखाते हैं तो इसलिए विल और शैल नहीं आएगा। इधर निगेटिव भी आ सकता है, इधर विल शैल भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो बताओ, इन दोनों में आपस में क्या फर्क होता है वो बता दो जरा। अब बताएंगे इन दोनों में भी क्या फर्क होता है। देखो, बोथ आर निगेटिव वर्ड्स, ठीक है, दोनों क्या दिखाते हैं, कंडीशन, ठीक है। अनलेस जो है ना वो एक्शन ओरिएंटेड है,
मतलब ये शर्त दिखाता है एक्शन की। और अनटिल जो है ये एक्शन ओरिएंटेड ना होकर टाइम ओरिएंटेड है, मतलब ये समय की शर्त बताता है। किसकी बताता है? टाइम की शर्त बताता है। ये टाइम ओरिएंटेड है। ठीक है भाई, चलिए। अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन। अब मैंने जैसा पढ़ा उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। देखो, मैंने पढ़ा कि अनलेस अपने आप में निगेटिव है, तो ना तो विल आएगा ना नॉट आएगा। तो अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन। ठीक है, तो जो अनलेस के साथ क्लॉज जुड़ा है, इस क्लॉज में नहीं आना चाहिए। ये जो दूसरा क्लॉज है यहां आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अनटिल वाले क्लॉज में ना विल आएगा ना नॉट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अनटिल अनलेस द रेड लाइट टर्न्स ग्रीन पीपल विल नॉट क्रॉस द सिग्नल। जितनी देर रेड लाइट ग्रीन नहीं होगी उतनी देर तक लोग क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये टाइम है। क्या है ये? यहां क्या दिखा रहा है? टाइम। तो अनलेस नहीं आएगा, अनटिल आएगा। यहां पर इसको हटाना है। ठीक है, यदि तुम मेहनती नहीं बनोगे तो तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, यहां पर क्या है? एक्शन होने की बात है, समय तो है नहीं। तो एक्शन की बात अगर है तो सीधा सा हो जाएगा अनलेस। इस क्वेश्चन को तुम करके दिखाओ, पांचवें क्वेश्चन को। कौन करके दिखाएगा फिफ्थ वाले क्वेश्चन को? हाँ जी भाई, इसका आंसर बताइए आप क्या बनाया। देखो, अब रटने से काम नहीं चलेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जब यहां पर नॉट दे दिया कि भाई फिक्स है, अगर ये फिक्स है और आपको फिलअप में है, तो मतलब आपको इसके हिसाब से जाना पड़ेगा। तो ये दोनों इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि यहां नॉट है और नॉट इनके साथ आता नहीं है। तो इफ आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर यहां नॉट ना होता तो मैं अनलेस लगाता, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो मैं तो यूं कह सकता हूं कि अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। बस यहां नॉट इफ में लगाना पड़ता है, इसमें अंदर छिपा होता है। लो जी, खत्म। तो भाई ये भी समझ लिया आपने। अब हम चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। ये वाला, एज, सिंस और बिकॉज। और भाई सच बताऊं तो आज ना मैं ये मान लो इसी को ही पढ़ाने वाला हूं। बस अगले बचे हुए टाइम में अब मैं इसी को पढ़ाऊंगा जितनी देर भी। लेकिन ऐसे धागे खोलूंगा इसके कि आप भी बोलोगे भैया मजा ही आ गया कसम से। एक तो है मैं फटाक से पूरा करके भाग जाऊं, कोई मतलब नहीं इस बात का, है ना। पीछा छुड़ाने वाली बात है ये तो। अच्छा, एक सेकंड रुकना जरा। बच्चों एक मिनट ना, मैं आ गया, एक सेकंड अभी।
हाँ जी भाई, चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी। एक कह रहा सर अपनी वाइफ से मिलने गए, मैं घुटने टेक दूंगा अभी तुम्हारे दोनों साइड से ना। वाइफ से मिलने, हर चीज में तुम्हें वाइफ ही नजर आती है? अनमैरिड आदमी की वाइफ है। चलो भाई, अब सुनो ध्यान से। अब इसके पेज खोलते हैं। एज, सिंस और बिकॉज, भैया क्या फर्क है इनमें? देखो, सबसे पहला काम मेरे भाई, एज जो है ये कंजक्शन है, सिंस भी यहां पर क्या है, कंजक्शन है, बिकॉज भी यहां पर क्या है, कंजक्शन है, और इन तीनों का मतलब है क्योंकि। इन तीनों का मतलब है क्योंकि, एज, सिंस और बिकॉज। अपने पीछे क्या लेते हैं ये क्लॉज, क्लॉज वन, क्लॉज टू। एक क्लॉज में क्या होगा, रीजन होगा, और एक क्लॉज में क्या होगा, रिजल्ट होगा। इनका इस्तेमाल हमेशा वहां पर करना जिस क्लॉज में रीजन हो, जिस क्लॉज में रिजल्ट हो वहां मत करना। ठीक है, पहली बात। दूसरी, इनका किसी से कोई पेयर नहीं बनता है। कई लोग यहां पर क्या लगा देते हैं, सो और देयर फोर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सो और देयर फोर वो कंजक्शन होते हैं जो रिजल्ट देते हैं, परिणाम देते हैं। तो आप कहते हैं तो भैया सही तो लगा है, रिजल्ट से पहले ये वाला नहीं, दोनों में से एक ही लग सकता है। तो कई बच्चे बोलेंगे भैया फिर तो हमें ये लगा देना चाहिए, नहीं। अगर रीजन और रिजल्ट दोनों दिए हैं तो आपको हमेशा रीजन वाले को ही रखना है, रिजल्ट वाले को सुपरफ्लस मान के हटा देना है। हां, अगर ये ना दिया हो पेपर में और ये दिया हो रिजल्ट के साथ, तो ये भी सही हो जाता है फिर। ठीक है, पहली बात तो ये पढ़नी है आपको। लेकिन अब जो बात बताने में जा रहा हूं वो समझो। बिकॉज भी हजम हो जाता है, एज भी हजम हो जाता है, हजम नहीं होता सिंस। क्योंकि बच्चा ना इतना कंफ्यूजन कर लेता है क्योंकि देखो एक सेंटेंस से बताता हूं कि सिंस प्रेपोजिशन का भी काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको सिंस का जो लफड़ा है ये क्लियर करके देता हूं, जो एक्चुअल इसका कोर पॉइंट है। एक सेंटेंस आया हमारे सामने कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं सिंस 2010। मैंने पूछा भैया ये सिंस क्या है, तो आपने कहा भैया यहां तो हमें प्रपोजिशन दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि यहां पर ये नाउन दिया है, टाइम दिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो सिंस और फॉर लगाते हो तुम, वो प्रपोजिशन होता है। ठीक है, दूसरा, फिर एक और तरीका है इसका, एक क्वेश्चन और आता है। इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस शी लेफ्ट, जब से वो यहां से गई है तब से बारिश हो रही है। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया तो क्लॉज आ गया। इसका मतलब है कि ये फिर से क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। क्योंकि कंजक्शन ही तो अपने पीछे क्या लेता है, क्लॉज लेता है। कंजक्शन के पीछे ही तो क्लॉज आता है। लेकिन इसका इस बार अर्थ जो है तब से लेकर अब तक। कब से, जब से वो गई है तब से, तब से लेकर अब तक, जब से वो गई है तब से लेकर अब तक लगातार बारिश हो रही है। तो भैया जब सिंस के पीछे तुरंत नाउन या प्रोनाउन आएगा उस समय पर यह क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन। लेकिन जब सिंस के पीछे, जब सिंस के पीछे क्लॉज आएगा तब ये सिंस क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, बट इसका यहां पर अर्थ है तब से लेकर अब तक। और जो मैं तुम्हें सिंस पढ़ा रहा हूं, ना ये तब से लेकर अब तक है ना ये प्रपोजिशन है, इसका मतलब है क्योंकि। ठीक है, तो तीसरा केस आता है, अब जैसे तीसरा एग्जांपल ले लो। तीसरा केस आता है सिंस शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी, शी कुड नॉट अटेंड द क्लास, इसीलिए वो क्लास को अटेंड नहीं कर पाई। क्योंकि वो बीमार थी इसलिए वो अटेंड नहीं कर पाई क्लास को। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले तो भैया ये क्लॉज है, क्लॉज है तो ये हो गया कंजक्शन। लेकिन ये है कंजक्शन ऑफ रीजन, इसका यहां पर तब से लेकर अब तक नहीं है, इसका अर्थ है क्योंकि। तो तीन कैटेगरी हमने पढ़ी सिंस की, कि भैया सिंस प्रपोजिशन भी है, सिंस कंजक्शन भी है, सिंस कंजक्शन भी है। कंजक्शन में दो तरीके होते हैं, एक होता है क्योंकि और एक होता है तब से लेकर अब तक। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो अब आपको ये सिंस वाला केस समझ में आ गया होगा। लो भाई, बस चल जा भाई।
क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह नहीं आ सका। तो देखो यहां पर सिंस कंजक्शन है जिसका मतलब है क्योंकि। बिकॉज ही इज अ परफेक्शनिस्ट, क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट है इसीलिए। अब देखो बिकॉज का पेयर सिंस देयरफॉर से नहीं, क्योंकि जब कंजक्शन ऑफ रीजन आ गया तो रिजल्ट वाला हटा देते हैं, सुपरफ्लस माना जाता है। देखो जैसे एज आ गया ना यहां पर, तो हम देयरफॉर को हटा देंगे। आई कैन नॉट अटेंड योर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी को अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे काम है। तो क्योंकि इस बार यहां लगा दिया, क्यों? क्योंकि कारण है ना काम होना, इसलिए परिणाम है कि वो अटेंड नहीं कर सकता। तो आप अब एक, कई बच्चे क्या पूछेंगे कि भैया ये शुरू में आते हैं या बीच में, कहीं भी लगा सकते हो। जब कारण यहां पर दिया है रीजन, तो मैंने यहां लगा दिया। जब यहां पर रीजन दिया है तो यहां लगा दिया। जब रीजन यहां दिया है वो इंटेलिजेंट है, इस बार रीजन आगे चला गया। तो जब रीजन, जहां रीजन होगा सिंस और ये जो है एज सिंस बिकॉज वहीं लगते हैं जहां रीजन दिया होगा। ठीक है, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो। अब आता है भैया सो और देयरफॉर, तो इसी बात को उल्टा कर दो। यहां पर इस क्लॉज में होना चाहिए रिजल्ट और इस क्लॉज में होना चाहिए रीजन। यहां रीजन और यहां पर रिजल्ट। पहले हम रीजन कर रहे थे, यहां रिजल्ट कर रहे थे। तो सो और देयरफॉर वहां होंगे जिस क्लॉज में रिजल्ट होगा। ठीक है, तो लिख भी दिया। ये वो कंजक्शन है जो रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, और ये कंजक्शन उस क्लॉज में यूज होते हैं जहां पर रिजल्ट दिया होता है और इनका कोई कोरिलेटिव भी नहीं होता है। शी डिड नॉट वर्क हार्ड सो देयरफॉर शी कुड नॉट पास, इसलिए वो पास नहीं कर पाई। देखिए उसने मेहनत नहीं करी, ये रीजन है, और इसी वजह से वो पास नहीं कर पाई, ये रिजल्ट हो गया इसका। तो इस बार उसने यहां लगाया सही, और इनमें से इसका मतलब एक ही आएगा, कभी दोनों ठोक दो वहां पर। बिकॉज और बिकॉज आ गया कंजक्शन ऑफ रीजन और रिजल्ट, तो दोनों नहीं आ सकते। ऐसी कैटेगरी में हम कंजक्शन ऑफ रीजन को ही रखते हैं। ये आगे के लिए भी याद रखना, जब कंजक्शन ऑफ रीजन और रिजल्ट दोनों हो तो रिजल्ट वाले को हटाया जाता है, क्योंकि पहले क्या आता है रीजन, तो रीजन वाले को रखा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा, कंजक्शन ऑफ रीजन आ गया, वहां कंजक्शन ऑफ रिजल्ट आ गया, तो कंजक्शन ऑफ रिजल्ट हटा देंगे, कंजक्शन ऑफ रीजन को रोक लिया जाएगा। तो ये था भाई आपका कंजक्शन ऑफ रीजन और रिजल्ट वाला टॉपिक, जो हमने कर लिया है पूरा। ठीक है बाबू, यहां तक तो किसी के मन में मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए किसी के भी बच्चे के मन में। सारी चीजें यहां तक मैंने आपको सारी क्लियर कर दी हैं। ठीक है, टाइप 24 जो बचे हुए स्टार्टिंग के मैंने 2-3 छुड़वा रखे ना, वो कल की क्लास में पूरा करूंगा मैं। तो भाई कल तो क्लास, कल तो सैटरडे है, सैटरडे संडे तो होती नहीं है आपकी क्लास, है ना, 2 दिन आपका छुट्टी रहता है। बट क्योंकि एक दिन आपका छुट्टी बीच में हो गया था, तो इसीलिए संडे को मैं आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, जो छुट्टी आपका बीच में हुआ था उसको पूरा करने के लिए संडे को वही अपना टाइम है 11:30 का, 30 नहीं 50, उसी पे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। आइदर के बाद और का प्रयोग होता है, ना कि नॉर का या नाइदर नॉर का। और नाइदर के बाद और का प्रयोग होता है, ना कि नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो का होता है, ना कि बट और हावर। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है। बोथ के बाद एंड का प्रयोग होता है, ना कि अलोंग विद का। आइदर के बाद और का, ना कि नॉर का, ये तो सिंपल है बिल्कुल, पेयर वाला दिया है इसने। आइदर सोहन और मोहन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो ठीक है। बोथ का एंड से, सिंपल है। हाँ हाँ ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 24 वंडर या नॉट श्योर के बाद हमेशा वेदर का प्रयोग होता है, ना कि इफ का। हाँ ये ध्यान रखना, ये कभी कभी फंस जाता है। वंडर आश्चर्यचकित होना, या नॉट श्योर होना, मतलब जब आपको कभी डाउट हो किसी चीज को लेकर, तो वहां इफ, ठीक है, ना कि इफ या दैट, तो वहां इफ और दैट नहीं लगता, वहां सिर्फ लगता है वेदर। ये कंजक्शन का पेयर है, इसका ध्यान रखना। जैसे शी वंडर्ड इफ, तो इफ नहीं आएगा, शी वंडर्ड वेदर। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है, तो इफ हट जाएगा यहां से, सीधा क्या हो जाएगा, वेदर। आई एम नॉट श्योर वेदर इंडिया विल विन द मैच।
और एक चीज ये ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के बाद वेदर का प्रयोग होता है, न कि इफ का। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी इफ का प्रयोग नहीं होता, वेदर का प्रयोग होता है। देयर इज डिबेट ओवर इफ धोनी, नहीं वेदर। जब आपका प्रीपोजिशन दे दिया तो उसके पीछे वेदर का इस्तेमाल होगा, ना कि इफ का इस्तेमाल नहीं होगा। टाइप 26, नो नेवर और नॉट। नो नेवर और नॉट, इनके बाद सारे निगेटिव हैं, और का प्रयोग होता है, नॉर का प्रयोग नहीं होता। नाइदर के बाद ही नॉर का होता है, लेकिन नो नेवर और नॉट के बाद और का पेयर बनता है। ये रहे तीनों आगे, नो नेवर नॉट। ठीक। आई हैव नॉट सीन अ टाइगर, मैंने एक टाइगर नहीं देखा और लॉयन भी नहीं देखा। तो ये जो नॉट है ना, इसका पेयर अगर कभी बनाओगे तो और से बनाओगे, ऐसे ही नो का पेयर बनाओगे तो भी और से बनाओगे। ना तो मेरे पास पैसा, ना ही मेरे पास टाइम। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, ना कि भाई। और बिटवीन ये तो मैंने अभी कराई तो दिया था आपको। द चार्ट ऑफ कंजक्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। कोर्ट रन्स बिटवीन 10 AM एंड 5 PM। टाइप 28, एज तथा सो के बाद एज का प्रयोग होता है जब बाद में कोई सब्जेक्टिव केस आया हो। हाँ वही है, ये एडजेक्टिव में पढ़ाया था मैंने कि एज का पेयर एज से बनता है और सो का पेयर एज से बनता है। इनका मतलब होता है उतना जितना, और ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। ये मैंने एडजेक्टिव में भी पढ़ाया था और बताया था कि सो एज का ये निगेटिव में आता है और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों में आता है। ठीक है। राम इज एज रिच एज आई, उतना ही रिच है जितना कि मैं। देखो अब यहां पर एज से बना दिया क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में सो एज से नहीं बनता। यू आर नॉट, अब नॉट निगेटिव है तो सो का पेयर दैट से तो नहीं बनेगा, एज से बनेगा। आई एम नॉट सो, यहां नॉट, आई एम नॉट सो टॉल एज ही, तो नॉट में सो आ जाता है, निगेटिव में सो आ सकता है, तो मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना कि वो। बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या अंतर होता है? अच्छा हाँ, बिकॉज अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया, लेकिन मैं ये भूल गया था बिकॉज ऑफ बताना। थैंक गॉड यहां पर आ गया। बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या अंतर हो, सबको दिखाई दे रहा है, कंजक्शन है, ऑफ लगते ही ये प्रपोजिशन है। अब खेल समझ में आ गया होगा, चैप्टर के शुरू में ही समझाया था, कंजक्शन अपने पीछे क्या लेगा, क्लॉज, और ये लेगा फ्रेज। ठीक है, ये रहा, बिकॉज के पीछे सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज, और बिकॉज ऑफ के पीछे या तो नाउन या प्रोनाउन। सुमित डिड नॉट कम बिकॉज, कंजक्शन है ना, तो यहां पर कंजक्शन के बाद ये क्या आ गया, क्लॉज आ गया। इसको हटा दो सेंटेंस को। और बिकॉज ऑफ के पीछे क्या आ जाएगा, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के पीछे क्या आ जाएगा, फ्रेज, हिज इलनेस। द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच कैंसिल हो गया बिकॉज हैवी रेन, गलत, बिकॉज ऑफ हैवी रेन, क्योंकि ये फ्रेज आ गया ना, बिकॉज ऑफ हैवी रेन। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? इसमें मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट होगा। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन हम प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ा, कई बार सुन चुके हैं, तो यहीं समझा देता हूं। देखिए वो ये कहना चाह रहा है, जब हम किसी दो क्लॉज को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन का भी खुद ही काम करता है। रिलेशन तो दिखाता ही है सब्जेक्ट से वर्ब का, लेकिन ये कंजक्शन का भी तो काम करता है। तो जब ये खुद कंजक्शन का काम करता है, तो इसके साथ कोई और कंजक्शन नहीं लगाना चाहिए। जैसे शी इज डॉली, जो कि मेरी क्लास में पढ़ती है, तो अब यहां पर एंड और हु नहीं आएगा, तो सीधा एंड को हटा दो, डोली का सब्जेक्ट ही हो जाएगा हु रीड्स इन माई क्लास। ही मैट अ मैन, वो एक व्यक्ति से मिला, एंड हु, तो एंड हट जाएगा, यही सब्जेक्ट का काम करेगा और यही कंजक्शन का भी काम करेगा। ही इज अ गुड बॉय एंड होम, तो यही कंजक्शन और यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन दोनों का काम कर देगा। तो कहने का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन जब आ गया तो कंजक्शन लगाने की जरूरत आपको नहीं है, वहां पर यही दोनों का काम कर देगा। शी हैज बॉट अ कार एंड विच, तो कार के लिए विच आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो एंड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक आपका लगभग 95% आपका मैंने खत्म कर दिया। इसमें 2 टॉपिक मैंने छोड़ रखे हैं और वो जानबूझ के छोड़े थे क्लास चैप्टर के एंड में कराने के लिए। अब वो आपको मक्खन की तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और आज की इस क्लास में मैं करवा नहीं सकता क्योंकि डेप्थ में जाएंगे, तो डेप्थ में कराए बिना तो फिर वो तो खामा खा के गद्दारी है,
वो मुझे मुझे अच्छी लगती नहीं है। ठीक है, जब सारा चैप्टर इतना डीप पढ़ा दिया तो चौथी क्लास 4 क्लास में हो ही जाएगा पूरा ये। ठीक है भाई, चलिए तो बस यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं आप लोग। कल तो नहीं होगी ना, सैटरडे है बता दी। संडे भी छुट्टी होती है, सैटरडे भी छुट्टी होती है, बट संडे को इस बार क्लास रखूंगा। कारण है 11:30 पे वही की एक क्लास मिस कर दी थी आपकी, तो उस वजह से संडे को क्लास रखी जाएगी। ठीक है, तो चलिए संडे मिलते हैं अब आपसे। तब तक के लिए इसके सारे नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए जय हिंद सभी बच्चों को।